हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम फर्स्ट मे का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ यूपीएससी एनालाइजर देन यू कैन ज्वाइन। आपको लिंक और चैनल का नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर कंसिडर यूज़ ऑफ लोकल लैंग्वेजेस इन कोर्ट्स विल हेल्प एक्सेस टू जस्टिस। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि लोकल लैंग्वेजेस का जो यूज़ है वो एनकरेज किया जाना चाहिए इन द जुडिशरी, क्योंकि यहाँ पर जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है वो मेनली यहाँ पर इंग्लिश में होती है, और यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स होती है वो लोकल लैंग्वेजेस और इंग्लिश में होती है। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का यही कहना है कि लोकल लैंग्वेजेस को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाना चाहिए ताकि यहाँ पर जो कॉमन पर्सन है वो रिलेट कर सके जुडिशरी से। तो अंडरलाइनिंग द नीड टू एनकरेज द यूज़ ऑफ लोकल लैंग्वेजेस इन कोर्ट्स सिंस अ लार्ज सेक्शन ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द जुडिशियल प्रोसेस। तो यहाँ पर एनकरेज किया जाना चाहिए यूज़ ऑफ लोकल लैंग्वेजेस इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट। दूसरी यहाँ पर जो बात की गई है वो की गई अंडर ट्रायल प्रिजनर से रिलेटेड। तो लगभग 3.5 लाख यहाँ पर प्रिजनर्स हैं जो कि अंडर ट्रायल्स हैं, और ये मोस्टली देखा गया है कि ये मोस्टली या तो पुअर फैमिली से आते हैं या ऑर्डिनरी फैमिली से आते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी होती है जो कि हेड करता है डिस्ट्रिक्ट जज। तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर का यही कहना है कि कोशिश की जानी चाहिए कि जिस भी केस में पॉसिबल है वहाँ पर बेल दे देनी चाहिए। तो बेल शुड बी द रूल एंड जेल शुड बी द एक्सेप्शन। तो सबको बेल देनी चाहिए जहाँ पर भी पॉसिबल है। तो देयर इज़ अ कमेटी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट जज टू लुक इनटू दिस इशू एंड वेयर एवर पॉसिबल बेल मस्ट बी ग्रांटेड टू देम। थर्ड प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लॉज हैं इंडिया में, कुछ लॉज ऐसे हैं जो कि ऑब्सोलीट है लेकिन उसके बाद भी हैं, तो उन्हें हटा देना चाहिए। तो इन 2015 ओवर 1800 लॉज वर आइडेंटिफाइड एज ऑब्सोलीट। द सेंटर हैज़ रिपील्ड ओवर 1450 लॉज, लेकिन यहाँ पर स्टेट ने अभी तक सिर्फ 75 ही लॉज को रिपील किया है। तो जो भी लॉज अब ऑब्सोलीट है उन्हें हटा देना चाहिए। तो इसके बारे में बात की गई। तो यहाँ पर बेसिकली 3 इश्यूज़ थे जो कि हमने डिस्कस कर लिए। कि पहला इशू ये है कि एनकरेज करना है लोकल लैंग्वेजेस का यूज़। सेकंड, जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनको यहाँ पर बेल दे देनी चाहिए जिन भी केसेस में पॉसिबल है। और थर्ड यहाँ पर ये है कि जो भी ऑब्सोलीट लॉज है उनको यहाँ पर हटा देना चाहिए ताकि यहाँ पर ईज़ हो सके, सिटीजन्स जो हैं उनको एक तरीके से बेनिफिट मिलेगा। सेकेंड हम डिस्कस करते हैं 2 प्रपोजल्स बाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना। अब यहाँ पर जो 2 प्रपोजल्स थे, पहला प्रपोजल तो ये था कि एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बननी चाहिए एट द नेशनल लेवल फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर। जुडिशरी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर एक नेशनल लेवल के ऊपर एक बॉडी बननी चाहिए। तो पहला जो प्रपोजल था वो तो ये था। दूसरा प्रपोजल था वो ये था कि एडहॉक बेसिस में जजेस को यहाँ पर अपॉइंट किया जाना चाहिए ताकि ये जो इतनी ज़्यादा पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो खत्म हो सके। एंड अ प्लान टू अपॉइंट रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस ऑन एन एडहॉक बेसिस टू एड्रेस द इशू ऑफ शॉर्टेज ऑन द बेंच। तो यहाँ पर 2 प्रपोजल्स थे, दोनों ही प्रपोजल्स में से किसी को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो इंस्टेड देयर वाज एन एग्रीमेंट ऑन सेटिंग अप द स्टेट लेवल बॉडीज टू एड्रेस द इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स ऑफ द कोर्ट। तो डिसाइड ये किया गया है कि यहाँ पर नेशनल लेवल के ऊपर कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी ना बनाकर क्या किया जाएगा, यहाँ पर स्टेट लेवल के ऊपर बॉडीज बनाई जाएंगी जो कि कोर्ट्स की इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स को फुलफिल करेंगे। इसके लिए क्या करेगा, सेंटर जो है वो ग्रांट प्रोवाइड कर देगा। तो सेंटर ऑल्सो एग्री टू कंसिडर द ग्रांट ऑफ ए वन टाइम एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टू स्टेट्स आफ्टर सम इनिशियल रिजर्वेशंस। तो बेसिकली स्टेट लेवल पर एक बॉडी बनाई जाएगी और सेंटर यहाँ पर ग्रांट प्रोवाइड कर देगा। दूसरी जो यहाँ पर बात की गई कि एडहॉक बेसिस में जजेस को अपॉइंट किया जा सके, तो यहाँ पर ये कहना है कि बेसिकली अभी सारी जो वैकेंसीज़ है वो फिल कर दी जाएंगी, और वैकेंसीज जब यहाँ पर पूरी हो जाएंगी और उसके बाद भी यहाँ पर हमें शॉर्टेज लगे तो इस इशू के ऊपर सोचा जाएगा। तो इस इशू को भी थोड़ा डेफर कर दिया गया है। तो अनदर इशू विच केम अप was appointment of retired high court judges on an ad hoc basis to address the shortage of judges. The center objected to that proposal too, after which the issue was deferred. तो सेंटर ने बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को यही बोला है कि अभी सेंटर इसके फेवर में नहीं है। तो इट वाज नॉट इन फेवर ऑफ अपॉइंटिंग एडहॉक जजेस टू फिल अप वैकेंसीज। दैट ऑप्शन कैन बी लुक्ड एट इफ द वर्क लोड इज हाई इवन आफ्टर फिलिंग अप ऑल द वैकेंसीज। तो यहाँ पर सारी वैकेंसीज जब फिल हो जाएंगी उसके बाद यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर न्यूज़ एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर ईडी का मेंशन है तो हम ईडी के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ईडी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है। 2 लॉज को यहाँ पर ये एनफोर्स करती है। 2 लॉज है, पहला लॉ है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का, और सेकंड लॉ है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखिए तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का पहले नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट, 1956 में बनी थी। पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में आती थी, लेकिन बाद में इसको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में ट्रांसफर कर दिया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस।
तो 1957 में इसको रीनेम कर दिया गया एज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डायरेक्टरेट वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स टू डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो अभी आपको ये याद रखना है कि अब ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर ही आती है। ये दो यहाँ पर फिस्कल लॉज को इम्प्लीमेंट करती है फेमा, जो कि एक सिविल लॉ है, और दूसरा यहाँ पर PMLA, जो कि एक क्रिमिनल लॉ है। फॉर द ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 4 ऑफ PMLA यहाँ पर स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाती हैं, और स्पेशल कोर्ट्स जो है वो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट डेजिग्नेट्स वन और मोर सेशन कोर्ट्स एज स्पेशल कोर्ट्स, और इस कोर्ट को बोला जाता है PMLA कोर्ट। अगर कोई अपील करनी है PMLA कोर्ट के ऑर्डर की, तो वो की जा सकती है हाई कोर्ट फॉर दैट जुरिस्डिक्शन। तो एनी अपील अगेंस्ट एनी ऑर्डर पास्ड बाय PMLA कोर्ट कैन डायरेक्टली बी फाइल्ड इन द हाई कोर्ट फॉर दैट जुरिस्डिक्शन। ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। अब पेंडेंसी ऑफ केसेस इतनी ज़्यादा है क्यों? तो इसके दो रीज़न बताए गए मेनली। तो पहला रीज़न क्या है? स्टेटिंग दैट नॉन परफॉर्मेंस बाय द वेरियस विंग्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर नॉट रियलाइजिंग इट्स फुल पोटेंशियल। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव को जो लॉज बनाने चाहिए वो नहीं बन रहे हैं, लेजिस्लेचर अपना ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ जाती है। दूसरी बात, यहाँ पर जो चेक्स और बैलेंसेस है वो इंश्योर करने के लिए, जैसे कि जो लेजिस्लेचर है वो अपने ही डोमेन में रहकर काम करे, यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है वो अपने ही डोमेन में रहकर काम करे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो अपने डोमेन से बाहर निकल कर काम करते हैं, फिर यहाँ पर केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और यहाँ पर पेंडेंसी एक तरीके से बढ़ती चली जाती है। और दूसरी यहाँ पर जो रीज़न है कि पेंडेंसी ऑफ केसेस का, वो है फ्रिवलस PIL, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो यहाँ पर पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है, इसकी वजह से भी यहाँ पर पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ता है। तो फ्रिवलस PILs he said are another reason for the pendency. It began as a well meaning concept, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि PIL को सिर्फ यूज़ किया जाता है पॉलिटिकल स्कोर्स को सेटल करने के लिए या राइवलरी के लिए। तो यहाँ पर मेनली दो रीजंस बताए गए हैं जिसकी वजह से यहाँ पर पेंडेंसी ऑफ केसेस लगातार बढ़ता है। तो इट इज़ द हारमोनियस एंड कोऑर्डिनेटेड फंक्शनिंग अमंग द 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, तीनों को ही अपने फंक्शंस को यहाँ पर फुलफिल करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी यहाँ पर जो है डेमोक्रेटिक नेशन इंडिया फंक्शन कर सकता है, जो कि पिछले 70 सालों से कर भी रहा है। तो यही हमें करना चाहिए। ही स्ट्रेस द नीड फॉर क्रिएशन ऑफ द नेशनल एंड स्टेट जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटीज़, लेकिन हमने देखा कि जो नेशनल लेवल जुडिशियल अथॉरिटी वो नहीं बनेगी और स्टेट लेवल ही बनेगी। बस यहाँ पर जो सेंटर है वो वन टाइम यहाँ पर ग्रांट जो है प्रोवाइड कर देगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर जनरल मनोज पांडे बिकम्स फर्स्ट चीफ फ्रॉम कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स। तो जनरल मनोज पांडे, हु वाज सर्विंग एज द वाइस चीफ सिंस February, टुक ओवर एज द न्यू आर्मी चीफ फ्रॉम जनरल MM नारावने। तो ये न्यूज़ हम 1-2 बार डिस्कस कर चुके हैं, तो हो सकता है आपको ये नाम याद भी हो गया हो। अब हम आगे चलते हैं। इस बार हीट वेव्स बहुत ज़्यादा हैं। इतनी ज़्यादा पहले से ही गर्मी क्यों हो रही है? तो इसके दो मेन रीज़न है। पहला मेन रीज़न ये है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज है वो बहुत ही ज़्यादा फीबल हैं, जिसकी वजह से इंटरमिटेंट रेन नहीं हुई है। दूसरा यहाँ पर जो रीज़न है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज तो फीबल है, दूसरा यहाँ पर रीज़न है नॉर वेस्टर्स का। तो एंड द यूजुअल नॉर वेस्टर्स दैट पीरियोडिकली पुट अ लिड ऑन राइजिंग टेम्परेचर हैव नॉट टेकन प्लेस। अब ये नॉर वेस्टर्स क्या है ये हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। नॉर वेस्टर्स को यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में काल बैसाखी भी बोलते हैं। तो वॉयलेंट थंडरस्टॉर्म्स इन द गैंजेटिक प्लेन्स ऑफ इंडिया आर लोकली नोन एज काल बैसाखी और नॉन वेस्टर्स। तो बेसिकली काल बैसाखी में क्या होता है? बहुत सारी टोरेंशियल रेनफॉल होती है। तो काल बैसाखी ओरिजिनेट इन द छोटा नगर प्लेट्यू इन एंड अराउंड द सिटीज ऑफ रांची एंड जमशेदपुर। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होता है फॉर द प्री खरीफ क्रॉप्स लाइक जूट, पैडी एंड अ लार्ज नंबर ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्स भी नहीं हुआ, और यहाँ पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज है वो भी फीवल रहे हैं, जिसकी वजह से हमें स्कॉचिंग हीट देखने को मिल रही है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये हमने डिस्कस कर लिया जो भी था। यहाँ पर एक ताल की बात की गई है, अनंग ताल महरौली में। तो अनंग ताल इन महरौली लगभग 1000 साल पहले बना था। किसने बनाया था इसको? तो इसको बनाया था तोमर किंग अनंगपाल II इन 1060 AD। तो इसका पहले यहाँ पर कंजर्वेशन किया जाएगा, फिर इसको यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा नेशनल मॉन्यूमेंट। तो ट्रेडिशन ascribes दिस टैंक टू अ तोमार किंग अनंगपाल II, द बिल्डर ऑफ लालकोट। इट इज़ सेड टू हैव बीन अ प्लेस ऑफ जनरल रिजॉर्ट। फिर यहाँ पर जो अलाउद्दीन खिलजी है उन्होंने भी इसका यूज़ किया था, यूटिलाइज द वाटर ऑफ दिस टैंक, जब यहाँ पर कुतुब मीनार को बिल्ड किया जा रहा था। अब हम आगे चलते हैं। नीतीश ओपन्स इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट इन बिहार। तो फर्स्ट ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट यहाँ पर बिहार में बनाया गया है। अब इसके क्या बेनिफिट्स होंगे? तो बेसिकली यहाँ पर जब इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जाएगा तो इसकी पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग की जाएगी। तो नाउ 20% इथेनॉल कैन बी मिक्सड विद पेट्रोल एंड डीजल। द कंट्री विल बेनिफिट इमेंसली फ्रॉम इथेनॉल प्रोडक्शन। तो यहाँ पर जो हमारे इम्पोर्ट बिल है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। सेकेंड फेज ऑफ गोल्ड
हॉल मार्किंग फ्रॉम जून 1। तो हम एक बार देख लेते हैं गोल्ड हॉल मार्किंग है क्या। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने ये मैंडेटरी कर दिया फॉर द हॉल मार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, जो कि इंप्लीमेंट की जाएगी इन द फेज्ड मैनर। तो यहाँ पर सेकंड फेज शुरू हो गया, पहला फेज पहले हो चुका है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इसको इंप्लीमेंट करेगा। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो कि ऑपरेट करता है गोल्ड और सिल्वर हॉल मार्किंग स्कीम इन इंडिया। तो हॉल मार्किंग क्या है, बेसिकली प्योरिटी क्या है उस गोल्ड की उसको यहाँ पर बताना, तो वो होती है हॉल मार्किंग। तो इट इज़ अ गारंटी ऑफ प्योरिटी और फाइननेस ऑफ प्रेशियस मेटल आर्टिकल्स विच स्टार्टेड इन 2000। लेकिन इससे पहले ये मैंडेटरी नहीं था, अब इसको मैंडेटरी बना दिया गया है। तो इंडिया में 2 प्रेशियस मेटल्स हैं जो कि हॉल मार्किंग के अंडर आते हैं, गोल्ड और सिल्वर। तो इन इंडिया एट प्रेजेंट 2 प्रेशियस मेटल्स नेमली गोल्ड एंड सिल्वर हैव बीन ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ हॉल मार्किंग। जो यहाँ पर BIS सर्टिफाइड ज्वेलर्स हैं वो कहाँ पर अपनी ज्वेलरी हॉलमार्क करा सकते हैं, तो वो किसी भी BIS रिकॉग्नाइज्ड एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर से अपनी ज्वेलरी को यहाँ पर हॉलमार्क करा सकते हैं। पहले ये ऑप्शनल था फॉर द ज्वेलर्स, लेकिन अब यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया गया है। अब हम आगे चलते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियन इज सिटीजनशिप नॉट कास्ट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आर्टिकल इसमें ये बताया गया कि जो श्रीलंका है उसका डेयरी एक्सपेरिमेंट फेल क्यों हो गया। अब हमें इतना डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कि श्रीलंका का डेयरी एक्सपेरिमेंट क्यों फेल हो गया। अब यहाँ पर कुछ रीजंस भी दिए गए हैं, जैसे कि श्रीलंका जो है वहाँ पर पेस्टोरल ट्रेडिशन था नहीं। पहले वो लोग कोकोनट मिल्क यूज़ करते थे, डेयरी मिल्क यूज़ करते नहीं थे। तो इट्स लिमिटेड एरेबल लैंड कांट बी यूज फॉर ग्रोइंग फॉडर एंड ग्रेजिंग एंड श्रीलंकास लव देयर कोकोनट मिल्क एंड हैव नो स्पेशल एफिनिटी टू द डेयरी मिल्क। लेकिन बाद में 1980s के बाद उनका मिल्क कंजम्पशन बढ़ा, तो ये ऐसा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है, तो ऑपरेशन फ्लड रिलेटेड है मिल्क से, जो कि इंडिया में हुआ था। और श्रीलंका में जो सिन्हलीज वर्ड है मिल्क के लिए वो है क्री या क्रिया। तो क्रिया क्री बीइंग द सिन्हलीज वर्ड फॉर द मिल्क। अब हम आगे चलते हैं। यूक्रेन फाइट्स टू होल्ड ऑफ रशियन एडवांस इन साउथ एंड ईस्ट डॉनबास। तो डॉनबास कौन सा रीजन है, तो आप मैप में एक बार देख लेना डॉनबास कौन सा रीजन है। तो लुहांस्क और डोनेट्स्क वाला जो रीजन है वो यहाँ पर डॉनबास रीजन कहलाता है। इसके अलावा ओडेसा पोर्ट, तो यहाँ पर जो रशिया है वो ओडेसा को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर रशिया ने ओडेसा को कैप्चर कर लिया तो यहाँ पर जो यूक्रेन की एक्सेस है टू द ब्लैक सी वो यहाँ पर खत्म हो जाएगी। तो एक बार आप यूक्रेन का मैप देख लेना, कौन से बॉर्डरिंग कंट्रीज है वो सब आप देख लेना। यहाँ पर चाइना ने क्या किया है, एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन कर लिया है सोलोमन आइलैंड के साथ, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को इनसिक्योरिटी होने लगी, क्योंकि जो चाइना है वो कहाँ अपनी मिलिट्री को भी वहाँ पर डिप्लॉय कर सकता है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर PM मॉरिसन को प्रॉब्लम हो रही है। आगे हम चलते हैं। श्रीलंका में ये जो क्राइसिस आई है इसके क्या रीजंस थे हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके क्या रीजंस है कि जो टूरिज्म सेक्टर था वो पूरी तरीके से श्रीलंका का खत्म हो गया था ईस्टर अटैक्स के बाद, फिर यहाँ पर कोविड पैंडेमिक के बाद। इसके अलावा उनकी गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज़, फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या किया था, फर्टिलाइज़र के ऊपर पूरी तरीके से बैन लगा दिया था और वो लोग यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मूव कर गए थे, जिसकी वजह से उनकी ईल्ड बहुत ज़्यादा कम हो गई। इसके अलावा पब्लिक को खुश करने के लिए उनके जो पॉपुलिस्ट मेजर्स थे, जैसे कि टैक्स कट किया गया, और जिसकी वजह से उनका जो यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व है वो 70% तक कम हो गया था। तो इकॉनमी ऑफ द नेशन मेल्टेड डाउन आफ्टर अ लार्ज 2019 टैक्स कट बाय प्रेसिडेंट गोटाबाया ड्रेन्ड गवर्नमेंट कॉफर्स एंड कोविड हिट द ल्यूक्रेटिव टूरिज्म इंडस्ट्री। और जो फॉरेन रिजर्व्स है वो यहाँ पर 70% से भी ज़्यादा फॉल हो गए थे। अब साउथ कोरिया में एक बहुत स्ट्रेंज चीज़ होती है। साउथ कोरिया में जो एज है उसको यहाँ पर 3 तरीक़ों से निकाला जाता है। एक बार हम देख लेते हैं इनके मेथड्स। तो पहला मेथड है कोरियन एज। उसमें जिस दिन बर्थ वाले दिन ही जो इन्फेंट होगा उसको 1 साल का माना जाएगा और हर जनवरी में 1 साल ऐड कर लिया जाएगा। तो फॉर एग्जांपल कोई अगर December 31 को जिसका बर्थ होता है तो December 31 को वो 1 साल का हो गया और January 1 में 1 साल और ऐड करना होता है, तो बेसिकली नेक्स्ट डे ही वो यहाँ पर 2 साल का हो जाएगा। दूसरा सिस्टम वही है जो कि हर जगह कंसिडर किया जाता है कि बर्थ में 0 से काउंट किया जाता है और हर बर्थडे में 1 साल ऐड कर दिया जाता है। तीसरा मेथड जो है उसमें बस फर्स्ट मेथड से ये अलग है, जैसे कि बर्थ में उसको 1 साल का कंसिडर किया जाता है, इसमें बर्थ में 1 साल का कंसिडर नहीं किया जाता है, लेकिन हर जनवरी में 1 साल बढ़ा दिया जाता है। तो लाइक द इंटरनेशनल सिस्टम इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एट बर्थ बट इट एड्स अ ईयर ऑफ एज एवरी January 1। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमने देख लिया। अब हम आगे चलते हैं। नो पोल्स नो प्रॉब्लम फॉर डोनट्स, पार्टीज गेट 648 करोड़ ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कौन सी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स ले सकती हैं, तो वही पॉलिटिकल पार्टीज जो कि रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 29A ऑफ द RPA एक्ट 1951। तो जो सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में रजिस्टर हैं और जिन्होंने लगभग 1% वोट जो हैं वो सिक्योर किए हैं या तो लास्ट जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल या लेजिस्लेटिव असेंबली में, सिर्फ वही यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रिसीव कर सकते हैं। तो रजिस्टर्ड पार्टीज RPA में, इसके अलावा 1% वोट्स उनको मिले हों लोकसभा इलेक्शन में या यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में, सिर्फ वही एलिजिबल हैं टू रिसीव इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इसके अलावा जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है
उस पर डोनर का नाम नहीं होता है। तो ये बेसिकली एनोनिमस बॉन्ड्स होते हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर परचेज्ड एनोनिमसली बाय डोनर्स और ये 15 दिन के लिए वैलिड होते हैं। तो यहाँ पर जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को वो बॉन्ड दिया जाए तो उस पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पर 15 दिन में एनकैश कराना होता है। अ डेट इंस्ट्रूमेंट दीज कैन बी बॉट बाई डोनर्स फ्रॉम अ बैंक एंड द पॉलिटिकल पार्टी कैन देन इनकैश दैम। दीज कैन बी रिडीम्ड ओनली बाय एन एलिजिबल पार्टी और डेजिग्नेटेड अकाउंट में ही जाके आप इसको इनकैश करा सकते हो। ये जो बॉन्ड्स हैं ये इशू करता है एसबीआई। किस डिनोमिनेशन में करता है? तो ₹1000, फिर 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें? एनोनिमिटी के चलते जैसे एडीआर है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये जो एनजीओ है इसका ये कहना है कि इसकी वजह से जो डेमोक्रेसी वो डिस्टॉर्ट हो रही है। तो दे अलॉन्ग विद सेवरल अदर क्रिटिक्स हैव बीन एलिजिंग दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स इज डिस्टॉर्टिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई इसके ऊपर डिसीजन नहीं लिया है, तो जब डिसीजन आएगा तब भी हम डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू एडीआर इन द केस ऑफ कंटिन्यूएंस ऑफ द स्कीम, जो एनोनिमिटी है इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम में वो खत्म होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है वो डिस्टॉर्ट हो रही है। अब डेमोक्रेसी डिस्टॉर्ट कैसे हो रही है? इनका ये कहना है कि जैसे कि आपने एसबीआई एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो गवर्नमेंट तो यहाँ पर पता कर सकती है ना कि कौन कौन सी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी ने एनकैश करा है, लेकिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज तो नहीं पता कर सकती। तो एक तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है यहाँ पर। तो इवन मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैव नॉट डिस्क्लोज द अमाउंट दे रिसीव थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। फर्दर एज द बॉन्ड्स आर सोल्ड थ्रू अ पब्लिक सेक्टर बैंक, द गवर्नमेंट वुड कम टू नो हु इज फंडिंग विच पॉलिटिकल पार्टी। अब यहाँ पर जो स्विगी है, स्विगी यहाँ पर ड्रोन का यूज़ करेगा डिलीवरी करने के लिए, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर एमएसएमई को आसानी से लोन मिल जाए, कोलेट्रल की ज़रूरत ना हो, तो उसके लिए एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। तो अ डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म इज बीइंग क्रिएटेड टू प्रोवाइड एक्सेस टू कोलेट्रल फ्री कैपिटल अप टू ₹25 लाख टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। अब ये प्लेटफॉर्म कौन बना रहा है? तो इट इज़ बीइंग सेटअप बाय द फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। बस यहीं तक है। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।